हेलो एवरीवन, जीत आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अनीता जोशी आपका स्वागत करती हूँ। फर्स्टली वेलकम करूँगी अपने न्यू स्टूडेंट का न्यू बैच पे। आज से आपकी नई क्लास स्टार्ट हो रही है। उत्तराखंड से स्टार्ट हम बैच कर रहे हैं। इसके बाद देखिए कौन सा, शायद हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होगा। तो चलिए, आज उत्तराखंड के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली आप एक बार मुझे सामने आएंगे तो, या फिर हेलो हाय लिख के कुछ भेजेंगे तो मुझे नाम पता चलेगा कि क्लास में कौन स्टूडेंट है। मयंक जी, गुड इवनिंग। और दूसरे स्टूडेंट कौन है? ओके, ठीक है मयंक, वेलकम है आपका जीत आईएएस पे। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका उत्तराखंड, और शायद हिस्ट्री भी आपकी आज से स्टार्ट होगी। तो इसके बाद उत्तराखंड स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है पहले ही क्लियर करनी पड़ेंगी। जैसे उत्तराखंड में आप देखेंगे कि फर्स्टली अगर बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बुक्स तो बहुत है, लेकिन एक ऑथेंटिक बुक कौन है, कौन कौन सी बुक से हमें पढ़ना है, या कौन कौन सी बुक में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें आपको ईयर वाइज या बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होगा, आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इन कन्फ्यूजन को हम क्लियर करते हुए, जैसे आयोग किस क्वेश्चन का आंसर क्या मानता है, जहाँ पर डाउट की स्थिति बनेगी, उस स्थिति को करते हुए जहाँ पर आपको डाउट लगते हैं उस डाउट को आप मुझसे क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा उत्तराखंड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको उसी समय मार्क करवा दिए जाएंगे प्री के बिहाफ पर। वैसे जैसे ग्रुप सी के जो आपके उत्तराखंड का आता है उसमें बहुत ही डीपली पूछा जाता है, लेकिन पीसीएस में उत्तराखंड का इतना डीपली पार्ट आपका नहीं आता है। फिर भी आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाई जाएंगी, जो डाउटफुल चीज़ें होंगी उनको भी आपको क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उत्तराखंड स्टार्ट करने से पहले उत्तराखंड की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो किसी भी हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बेस बनाना होगा। उत्तराखंड की हिस्ट्री को हम क्या करेंगे, पहले हम 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है इसे हम डिवाइड करेंगे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिकल एज। 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद अब हमें 1 बाय 1 इनको देखना है। इसमें बहुत डीपली हमें नहीं जाना है, बस हमको केवल इतना समझना है कि हमको हिस्ट्री को, उत्तराखंड की हिस्ट्री जो है कितने पार्ट में हमको पढ़ना है और किस पार्ट में से क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड की हिस्ट्री को अभी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज एंड हिस्टोरिकल एज। तो आपका जो प्री हिस्टोरिकल एज है इसका टाइम ड्यूरेशन है आपका 3000 बीसी, ठीक है। 3000 बीसी यानी आपका ईसवी पूर्व से पहले का समय, ठीक। आदि ऐतिहासिक काल के बाद हम अगर करते हैं तो ये 3000 से लेकर 600 ईसवी पूर्व का समय है। और इसके बाद ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल एज की हम बात करते हैं तो ये 600 ईसा पूर्व के बाद का समय है। यानी हम कह सकते हैं कि अशोक के काल से लेकर अब तक का समय जो हम अभी प्रेजेंट में है, इससे जस्ट पहले का जो समय है ये हमारा किस में आ जाएगा, ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको, मयंक आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश। वैसे बाय लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यूज की जाएगी। और जो पीडीएफ प्रोवाइड होगी आपको यहाँ पर हिंदी में मैं लिखूंगी, और जो आपको पीडीएफ होगी सेम वही मैटर आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। जरा मुझे एक आइडिया हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद जो है हम इसे स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक, पहले हम इतिहास को देख लेते हैं। उत्तराखंड का इतिहास, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल, और ये हमारा हो जाएगा हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल, ठीक। अब इसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ईसा पूर्व से पहले का समय, इसे हम बीसी बोल लेंगे, ठीक है। और ये हमारा ईसवी के बाद का समय है, ईसवी पूर्व के बाद का समय, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एडी, ठीक है। यानी 600 ईसवी पूर्व से लेकर अब तक का समय, यानी हम अब तक का समय किस में बोलेंगे हम, ओके। मयंक क्रश कोर्स में भी आप थे, ओके।
ठीक है। तो हिंदी मीडियम अभी जो एडमिशन होंगे उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही होंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, हिंदी में आपको पूरा डिक्टेट करवाऊंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों बायलैंग्वेज होगा। हिंदी में मैं यहाँ पर लिखूंगी, लेकिन आपका जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में भी टोटली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जरा देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल एज क्या है, कि यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है यानी लिपि है, इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कोई भी हमको लिखित प्रमाण यहाँ पर नहीं मिला था। तो इसकी जानकारी के लिए हमारी जो पूरी डिपेंडेंसी थी वो किस पर हो गई थी, जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं उन पर हमारी डिपेंडेंसी हो गई थी। पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, हमारे मंदिर, नौले, ठीक है, जो मुद्राएं हैं और दुर्ग हैं, महल हैं, और जो उस टाइम पे जो इक्विपमेंट होते थे, औजार जो हैं, वो सारे हमारे किसके सोर्स से हो जाएंगे, ये जो प्रागैतिहासिक काल को जानकारी के स्रोत। प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए जिन चीज़ों की हमने हेल्प ली है वो हमारे किस में आ जाएंगे, पुरातात्विक स्रोतों में आ जाएंगे। तो लिपि का विकास नहीं होने की वजह से यहाँ पर हमारे स्रोतों के लिए डिपेंडेंसी पूरी किस में हो गई, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रागैतिहासिक काल है यहाँ पर लिपि का विकास आपका नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर लिख देते हैं लिपि विकास, लिपि विकास जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, प्रागैतिहासिक काल में। अब आदि ऐतिहासिक काल है आपका 3000 से लेकर आपका 600 बीसी तक। ठीक, अब यहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट डेवलप हो गई थी, लिपि तो बन गई, लेकिन इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया, इस स्क्रिप्ट को कोई पढ़ नहीं पाया था। अब यहाँ पर भी हमारी डिपेंडेंसी किस पे हो गई, हमारी डिपेंडेंसी फिर से आर्कियोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं उन पे हो गई। अब जो इसका टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आपकी सिंधु सभ्यता भी आ जाएगी, वैदिक पीरियड भी आ जाएगा। तो वैदिक पीरियड में आपके ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में आदि ऐतिहासिक के बारे में क्या कहा गया है, या फिर उत्तराखंड के बारे में क्या कहा गया है, तो ये जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, या आपके नॉन रिलीजियस ग्रंथ हैं, उनसे भी हमें जो है यहाँ जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के लिए आपके पास बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट डेवलप हो गई थी, इसके अलावा आपके लिखित प्रमाण भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी आपके यहाँ पर सफिशिएंट हैं। तो ठीक है, तो इनको जानने के लिए यहाँ पर आपके लिपि का विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर आपका लिपि विकास हो गया है, और यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, इस स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब थोड़ा सा हम इसका एग्जाम्पल लेके प्रागैतिहासिक काल में, अब जैसे हमें देखना है कि हमें जब उत्तराखंड पढ़ना है तो प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ना है, आदि ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है। वैसे तो ये बहुत ब्रॉड हिस्ट्री है, ये आपने जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन उत्तराखंड में आपका ये सब नहीं आना है, तो इसमें हमको जो आएगा वो पढ़ना है। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ना है, प्रागैतिहासिक में हमने पढ़ना है जो उत्तराखंड की जो पुरा प्रजातियां हैं, जो कि आपके प्रागैतिहासिक काल से बिलोंग करती हैं, उन्हें हमने पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी जानकारी के स्रोत हैं, यानी कि सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं हमारे, जिनसे हमें उत्तराखंड के बारे में पता चल रहा है, जैसे रॉक शेल्टर्स हैं, केव हैं, इनके बारे हमने किस में पढ़ना है, प्री हिस्टोरिकल एज में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल की बात आती है, तो आदि ऐतिहासिक काल में हमने इसका जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक तो सिंधु सभ्यता, वैदिक पीरियड, इसका टाइम ड्यूरेशन है, तो इसमें हमने कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के बारे में क्या क्या कहा गया है वो हमने पढ़ना है आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में तो अभी हम डिवाइड करेंगे कि ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें आनी है। इसमें आपका इंसिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, जैसे आपके हिस्ट्री में होता है प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद आपका आधुनिक इतिहास, तो सेम चीज़ें आपकी यहाँ पर भी आएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें जो आपकी लिपि है ये नहीं है, यहाँ पर आपकी है और यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट आपका क्या आ जाएगा कि लिपि को पढ़ा नहीं गया। ठीक है, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और जानकारी के स्रोत, जानकारी का जो स्रोत है इसमें आपके क्या हो जाएंगे, पुरातात्विक स्रोत,
पुरातात्विक, यहाँ पे भी पुरातात्विक, और यहाँ पर आपके पुरातात्विक प्लस आपके लिखित स्रोत दोनों ही आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपके एग्जाम्पल किसका देंगे हम? एग्जाम्पल यहाँ पर होगा पाषाण युग का यानी स्टोन पीरियड, यहाँ पर आपका होगा सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक पीरियड, वैदिक, वैदिक पीरियड, और ये अशोक के काल से अब तक, अशोक के काल से अब तक। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बस आपका यहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं है, बस हमें अपने टॉपिक को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड की जानकारी के क्या स्रोत है, उत्तराखंड के विषय में कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है, किन रिसोर्सेज से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कभी उत्तराखंड था, यहाँ पर ये इंसेंट्री आपकी पूरा प्रजाति यहाँ पर आई हुई है, कि कौन कौन से वो रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें इनके बारे में पता चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें जो हिस्ट्री के जो आपके रिसोर्सेज हैं इनसे पता चलेगा। ये आपके एक तो साहित्यिक यानी लिटरेरी आपके रिसोर्सेज हैं, और दूसरा आपके आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपकी जो दो रिसोर्सेज हैं, इसमें एक आपका कौन सा हो जाएगा, लिटरेरी, और दूसरा हो जाएगा आपका आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, अब जो साहित्यिक स्रोत हैं, पहले पुरातात्विक स्रोत है, इनको हम यहीं पे देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत में आपकी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, इसमें आपके महल यानी कैसल हैं, दुर्ग हैं, नौले, मुद्राएं यानी कॉइन्स हैं। नौले क्या होते हैं, प्राचीन समय में या अभी भी जो है आप पहाड़ों में जाएंगे तो आप कह सकते हैं जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वाटर के, उन्हें हम नौले कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मुद्राओं के अलावा जो है यहाँ पर नर कंकाल यानी आपके ह्यूमन स्केलेटन, मृद भांड मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, मुद्राएं भी आपकी हैं, इसमें आपकी सोने की मुद्राएं भी होंगी, ऑल मेटल्स की भी होंगी। ठीक है, और चांदी की मुद्राएं, ये सारे आपके पुरातात्विक स्रोतों के रूप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मंदिर आदि। ठीक है, ये सारी चीजें हमको किस में स्टडी करनी है, इसके आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में, यानी जो आपके आर्कियोलॉजिकल स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, उस पर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देखिए आपकी क्या क्या चीजें आनी हैं, धार्मिक साहित्य यानी रिलीजियस लिटरेचर आपका आएगा, गैर धार्मिक में आपका नॉन रिलीजियस, लोक साहित्य में आपका जो फोकटेल आदि हैं ये आएंगे, और विदेशी यात्रा वृत्तांत यानी जो विदेशों से आए हुए जो यात्री हैं, विदेशों से आए हुए जो लोग हैं, उन्होंने उत्तराखंड के बारे में अपनी बुक्स में जो कहा उनके बारे में जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या पूछा जाता है कि किन बुक्स में उत्तराखंड के लिए क्या कहा जाता है। पहले देखिए धार्मिक साहित्य को अगर हम साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी जो रिसोर्सेज है उसको डिवाइड किया है हमने, धार्मिक स्रोत यानी रिलीजियस बुक में अगर हम करें तो रिलीजियस बुक भी हमारा फिर से कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट में। एक हमारे हो जाएंगे इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरे हो जाएंगे हमारे बौद्ध ग्रंथ, और तीसरे हो जाएंगे हमारे जैन ग्रंथ,
ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे, वैसे आपको ब्राह्मण ग्रंथ में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। चार तो हमारे वेद हो जाएंगे, जैसे ऋग्वेद है, इसमें सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। ठीक है, ये सारे हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में ही आते हैं। इसके अलावा स्कंद पुराण है, ऐतरेय है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है। ठीक है, ये सारे हमारे रिसोर्सेज किस चीज़ के हैं, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में ये सब चीज़ें हमारी आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में एक आध कुछ कुछ लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऋग्वेद से हमें उत्तराखंड के बारे में सबसे पहले जो है जानकारी मिली थी। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद, कुछ कुछ लिख लेंगे, यहाँ पर सारे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण के अलावा वायु पुराण, वायु पुराण, सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय। ठीक है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारे हैं, तो इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है। एक आइडिया देने के लिए कि ये आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये सब किस में आ जाएगा, आपका धार्मिक यानी रिलीजियस लिटरेचर में आपका ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अब बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे, दिव्यदान, इसके अलावा जातक कथाएं, जातक कथाएं, महावंश, महावंश, और फिर है आपका चुल्ल वंश। ठीक, ये आपके बौद्ध ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथ में आपका सीधे सीधे भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, महापुराण, महापुराण, और महापुराण के बाद हम लिखेंगे बृहत कथाएं, बृहत कथाएं। ये सब आपके जो रिलीजियस आपका ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक साहित्य हैं, उसके अंतर्गत आपके ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आ जाएंगे। अब गैर साहित्यिक जो आपके गैर साहित्यिक जो गैर धार्मिक यानी नॉन रिलीजियस आपका लिटरेचर है, इसमें आपके कौन कौन सी चीज आनी है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं गैर साहित्यिक में, गैर साहित्यिक नॉन रिलीजियस बुक्स हैं ये। ठीक, गैर साहित्यिक ग्रंथ में आपके कौन कौन सी आ जाएंगे, पहले हम कालिदास की ही ले लेते हैं। कालिदास की कौन कौन सी हैं, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक, इसके अलावा और कौन कौन सी हैं, ये हम लिख देंगे कालिदास की। ठीक है, तो इस टाइप की बुक्स भी आपसे पूछा जाता है कि कौन से बुक्स में क्या कहा गया है। इसके अलावा अष्टाध्यायी की, अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की। रास तरंगिणी, रास तरंगिणी या तरंगिनी, ये किसकी है, कल्हड़ की। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, ये है राजशेखर की, राज शेखर की। इस तरीके से मेन बहुत सारे आपके गैर साहित्यिक बुक है। गैर रिलीजियस यानी नॉन रिलीजियस आपकी जो बुक्स हैं, इसमें आपके जैसे जो चंद डायनेस्टी है, पवार डायनेस्टी है, इसमें जो राजकवि हैं जो अपने राजाओं के बारे में या उस क्षेत्र के बारे में जो वर्णन करेंगे, वो भी आपके नॉन रिलीजियस बुक्स में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा हाँ, इसमें कुमार संभव भी है, एक कुमार संभव।
ठीक है, बहुत सारी बुक हैं। अब इसमें आपके पवार डायनेस्टी से संबंधित आपकी बुक्स भी आ जाएंगी, और जो आपके पवार के अलावा अगर चंद डायनेस्टी के जो बुक्स हैं वो भी आ जाएंगे। जैसे पवार का मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका मनोदय काव्य है जो कवि भरत ने लिखा है। इसके अलावा आपका रामायण प्रदीप है जो आपके मेघा शास्त्री ने लिखा है, और फतेह शाह यशो वर्णन जो कि किसने लिखा है, रामचंद्र कंडियाल ने लिखा है। तो ये सारे, तो अभी जब हम पवार डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उस समय जो है पवार डायनेस्टी में जो है ये सारे आपके जो राइटर हैं ये आएंगे और इनकी बुक्स भी आ जाएंगी। तो इनको अभी मैं नोट डाउन नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो डायनेस्टी आएगी तो उस समय ही आ जाएंगे। ठीक, इसके अलावा अगर चंदू की बात करते हैं तो चंदू में आपका स्मृति कौरतुब जो है, जो किसने लिखी है, अनंत देव ने आपकी लिखी है, ये भी इसी में आ जाएगी आपकी नॉन रिलीजियस में। ठीक, तो ये जो बुक्स हैं ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि नॉन रिलीजियस में आएंगे। इसके अलावा जैसे आपके मुस्लिम साहित्य है, मुस्लिम साहित्य में कौन कौन से, जैसे आपके जहांगीर नामा, शाहजहां नामा, महासिर उल आपकी तारीख बुदायनी है और फरिश्ता है। ठीक है, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, सारे नॉन रिलीजियस में आ जाएंगे। ठीक, इसके अलावा अब देखिए विदेशी यात्रियों की यात्रा वेदांत। अब इसमें मैगस्थनीज है, प्लीनी है, वेनसांग है, अल्बरूनी है, एंटोनिया द एंड्रोथ है। ठीक है, ये मूरक्राफ्ट है, हार्डविक है, ये सारे जो लोग हैं इन्होंने अपने विदेशी वृत्तांत में कुछ ना कुछ उत्तराखंड के बारे में कहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके वेनसांग हैं, वेनसांग यहाँ पर हर्ष काल में जो है यहाँ पर आया हुआ था, तो इन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या कहा था, पोली होमो पोलो कहा था, और हरिद्वार के लिए मोइलो शब्द कहा हुआ था, और 20 ली जो है हरिद्वार का क्षेत्रफल बताया था। इस तरीके से जो है अलग अलग विदेशियों ने अपने विदेशी वृत्तांत में उत्तराखंड के बारे में कुछ ना कुछ कहा हुआ है। ठीक, तो अब इसमें देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है आपसे, जो आपके रिलीजियस बुक हैं या फिर नॉन रिलीजियस बुक है, इसमें पूछा जाता है कि कौन से बुक में जो है उत्तराखंड के बारे में क्या कहा गया है। तो यही चीज़ें हमें कहाँ पढ़नी है, आपकी आदि ऐतिहासिक काल के स्रोत भी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज ही हैं हमारे, और उसके अलावा आपके जो धार्मिक ग्रंथ हैं वही रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जानकारी हमें वहाँ से मिल रही है। तो ये बुक जो है हम आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे कि कौन सी बुक्स में जो है, कौन सी बुक में उत्तराखंड के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो अभी जो है हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसमें हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें हमारा क्या था। इसके अलावा दो तो हमारे हो गए हैं, धार्मिक साहित्य और गैर साहित्य के बारे में बात कर ली। इसके अलावा विदेशी वृत्तांत। अब लोक साहित्य अगर हम देखें तो लोक साहित्य हमारी क्या है, लोक साहित्य लिखित रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, लोक साहित्य लिखित रूप में नहीं होते हैं, लिखित रूप में नहीं है। ये जन श्रुतियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। अब तो जो है जागर को भी लिपिबद्ध किया जा रहा है, और या फिर जो पुरानी कथाएं हैं उनको भी लिपिबद्ध किया गया है। लेकिन प्राचीन समय में जो है ये लोक साहित्य जो है ये जनश्रुतियों के माध्यम से ओरली जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है हमारे मौखिक रूप से जो है ये हस्तांतरित होता था। ठीक है, लोक साहित्य में आप कौन कौन सी चीजें आएंगी ये आपसे पूछा जाता है इसमें, कि लोक साहित्य में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे इसमें आपका आएगा जागर, जागर इसमें आएगा, और भड़ो, पवाड़ा। ठीक है, भड़ो और पवाड़ा भी जो है आपका लोकगीत है, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में अलग अलग जो है तो ये आपका वीर गीत है। ठीक है, लेकिन इसे क्या है कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जागर और पवाड़ा। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, लोक साहित्य हैं। ठीक, अब जो पवाड़ा है ये गढ़वाल में गाया जाने वाला है, और जो भड़ो है ये कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। लेकिन बस इसमें ये आया था कि भड़ो और पवाड़ा का संबंध किससे है, तो लोकगीत से है। ठीक है, तो पवाड़ा कहाँ गाया जाता है, आपका गढ़वाल क्षेत्र में, और भड़ो जो है ये कहाँ गाया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और किस है, कहानी है, कात है। जैसे कहानी को कात बोला जाता है पहाड़ी में। किस मतलब जो कहावतें होती हैं, कहावतों को पहाड़ी में किस कहा जाता है, तो किस, काथ, आण। आण मतलब पहेली होता है। तो ये सारी टर्मोलॉजी आपको लोक साहित्य में जो है आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोक साहित्य। इसमें आपने
बहुत सारी जैसे जागर में स्टोरी, जैसे जिया रानी की स्टोरी आपने सुनी होंगी, जो हमारे यहाँ पर रूल करने वाले जो डायनेस्टी हैं उसमें पिथौरा शाही की स्टोरी आपने सुनी होगी, नरसिंह की स्टोरी सुनी होगी, जो हमारे कुल देवता होते हैं या देवी कुल देवी होती हैं उनकी स्टोरी आपको सुनने में जागर कथाओं में मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद विदेशी वृत्तांत वाला भी हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल, इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग तो ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में से डिवाइड करते हैं स्टोन एज को। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड के बिहाफ में जो है इसमें से कभी कोई क्वेश्चन नहीं किए गए हैं, तो इसे करना बेकार है। हम जब किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें जो चीज़ पढ़नी है वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन इन चीज़ों में हमको कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो छोड़नी है, वो हमारे लिए ज़्यादा काउंट करता है। ठीक है, तो अननेसेसरी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने अननेसेसरी नहीं पढ़नी है। उत्तराखंड में मैं जितना आपको मैटर करवाऊंगी वो सफिशियंट है। इवन मैंने मेंस का जो कोर्स जो करवाया था मेंस वाला, और उसमें अभी लोअर पीसीएस का हो गया है, उसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसे, जैसे कुछ तो करंट के क्वेश्चन थे वो जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसने कर ही लिए होंगे, अदरवाइज उत्तराखंड का बहुत ही, मेंस में भी उत्तराखंड का सबसे इजी पेपर आता है। जो आपकी आंसर राइटिंग आपकी होती है उसमें उत्तराखंड वाला पार्ट ऐसा है जो सबसे इजी आता है। लेकिन हम लोग जो है उत्तराखंड को पता नहीं क्या हवा बना के रखा है कि उत्तराखंड जो है बहुत टफ है, ये है। उत्तराखंड टफ नहीं है, बस ये है कि उसको देखना है कि किस तरीके से पढ़ना है। अदरवाइज पढ़ने के लिए बैठोगे तो उत्तराखंड में बहुत सारा मैटर है, लेकिन इतना हमको नहीं पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो लेकर हम चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल का जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है कितना है, 3000 BC, यानी प्री हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज, ठीक है, इसका टाइम मैंने आपको बताया था, टाइम पीरियड कितना है प्री हिस्टोरिकल एज का आपका, 3000 BC। ठीक, 3000 BC जो है इसका टाइम ड्यूरेशन है। अब यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल को अगर हम प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन है ये बताया था 3000 BC से BC है, यानी कि ईसवी पूर्व का समय है। अब देखिए इसमें अगर हम इसको डिवाइड करें प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक को अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये क्या हो जाएगा, प्राक प्लस ऐतिहासिक। इसका मतलब है इतिहास, प्राक मीन्स पहले, और ये हमारा हो गया इतिहास, यानी इतिहास से पहले। इतिहास से पहले का समय क्या हो जाएगा हमारा, प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक व्यंजन संधि है इसमें, व्यंजन संधि है इसमें। ठीक है, अभी देखिए जो आपका जैसे आदि ऐतिहासिक में जो पढ़ाना होगा वो उसी में करेंगे, क्योंकि फिर दो दो बार डिस्कस हो जाता है, खाली टाइम का वेस्ट है। तो मैंने इसलिए कौन सी बुक्स में क्या कहा गया है ये अभी आपको क्लियर नहीं कराया है। ये जब आदि ऐतिहासिक आएगा तो उसी समय हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक में उत्तराखंड के लिए क्या क्या कहा गया है। ठीक है, और ऐसे ही जब आपका हिस्टोरिकल वाला आपका शुरू होगा, हिस्टोरिकल एज, तो उसमें आपको सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है वहीं पर जो है हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं प्रागैतिहासिक काल जो है, प्राग प्लस ऐतिहासिक यानी इतिहास के पहले का समय, व्यंजन संधि इसमें आपका है। अब देखिए उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल में रहने के लिए जो है सारी अनुकूल दशाएं थी। यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी दूरी में जो आपके जंगल हैं, जैसे वो जंगल जो है, यहाँ जो रहने वाली इंसेंट्री है पूरा प्रजातियों के रहने के लिए इनको शेल्टर प्रोवाइड करवाती थी। थोड़ी थोड़ी दूरी में
यहाँ पे नदियां हैं, गधेरे हैं, नौले हैं, ये प्यास बुझाने का काम कर लेती थी। गर्मी हो गई तो नहाने के काम आ जाती थी। यहाँ पर जो केव है, रॉक शेल्टर्स हैं, इनको शेल्टर प्रोवाइड करती थी, रहने के लिए जगह इनको मिल जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि इन सेंट्री के लिए या आदि मानवों के रहने के लिए सारी अनुकूल दशाएं जो है आपकी कहाँ पर थी, उत्तराखंड में उस समय थी। उस समय क्या, अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जंगल फुल हैं, नदियाँ फुल हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर सारी अनुकूल दशाएं थी, किसके लिए, आदि मानवों के रहने के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिपि का डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, तो आपको उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए डिपेंडेंसी किसमें है, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में है। तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में सबसे पहले नाम आता है आपका हैनवुड का। ये आपको जो दिखाए जा रहे हैं ये हैनवुड है, और एक बड़ी सी आपको यहाँ पर एक गड्ढा ऐसा आपको दिख रहा होगा, तो ये गड्ढा जो है आपका, ये क्या है, कप मार्क्स इसको कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज में जो है इसे कप मार्क्स कहा जाता है, वैसे हम अपनी स्थानीय भाषा में इसे ओखली कहा जाता है या उखल इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन है, आपके हैनवुड है, और ये आपके क्या है, ये आपके कप मार्क्स हैं, कप मार्क्स। अभी अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि हैनवुड कौन थे और एक कप मार्क्स क्या चीज है। तो ये आपका, देखिए, आपके उत्तराखंड में पुरातत्व से संबंधित पहली खोज का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, हैनवुड को जाता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में पुरातत्व से संबंधित तत्व से संबंधित पहली खोज का श्रेय, पहली खोज का श्रेय 1856 में हैनवुड को दिया जाता है, हैनवुड को दिया जाता है। अब इन्होंने 1856 में देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज की। ठीक है, और ये आपके उत्तराखंड में कप मार्क्स से संबंध, यानी आपकी पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल जो खोज थी उसमें उत्तराखंड की पहली खोज। अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में आर्कियोलॉजिकल जो आपकी जो खोज है ये सबसे पहले किसने की थी, तो ये हैनवुड ने की थी। ठीक है, अब आपका, आपने नाम सुना होगा ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि आपका ASI की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसको भी हम छोटा सा एक्स्ट्रा करके हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका ASI की स्थापना। ठीक है, ASI की स्थापना कब हुई, ये आपकी 1861 में हुई, और ये टाइम पीरियड चल रहा था आपका कनिंघम का। कनिंघम के पीरियड में ASI की स्थापना हुई थी, लेकिन उस समय जो है आपका ASI स्थायी बॉडी नहीं था। इसको स्थायित्व कब प्रदान हुआ, कर्जन के टाइम पीरियड में 1906 में। ठीक है, उसके बाद 1906 में कर्जन के टाइम पर, कर्जन के समय इसे स्थायी किया गया। ठीक,
अब इसके बाद कप मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो कप मार्क्स से रिलेटेड पहली खोज उत्तराखंड में पुरातत्व से संबंधित पहली खोज हैंडवुड को 1856 में जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर कप मार्क्स से संबंधित अगर आपकी और खोजें आ गई तो उसमें आपका सबसे पहले नाम आता है आपका रॉबर्ट कार्नक का। ठीक है, इसमें आपका सेकंड आ जाएगा। रॉबर्ट कार्नक। अब आप सोच रहे होंगे कि रॉबर्ट कार्नक कौन है। रॉबर्ट कार्नक ने जो है 1877 में, इन्होंने 1877 में द्वारा हाट के चंद्रशेखर मंदिर में, द्वारा हाट के चंद्रशेखर मंदिर में शेखर मंदिर में 204 कप मार्क्स की खोज की, कप मार्क्स की खोज की है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका कुमाऊं क्षेत्र है यहाँ पर जो कप मार्क्स है या आपने कहाँ पर कहीं पर आपने देखा होगा कप मार्क्स में महासम संस्कृति लिखा होगा, महासम संस्कृति से संबंधित कप मार्क्स। महासम संस्कृति क्या है, इसमें जो है किस तरीके से महासम संस्कृति में किस तरीके से जो आपके डेड बॉडी है उनको कैसे उनको दफनाया जाता था, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती थी, ये सारी चीज़ें ही आपकी किसमें है, महासम संस्कृति में है। तो आपका इसमें कहीं कहीं पर आपको ये भी देखोगे रॉबर्ट कार्नक ने द्वाराहाट के चंद्रशेखर मंदिर में महासम संस्कृति से संबंधित 204 कप मार्क्स की खोज की, ये भी लिखा होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैम ये चंपावत में है ना, कौन सा बेटा मयंक क्या है चंपावत में पूछ रहे हो आप? देवीधुरा वाला, देवीधुरा, हाँ जी देवीधुरा तो चंपावत में ही है। ठीक है, देवीधुरा जो है आपका चंपावत में ही है, तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही आपका क्या पड़ेगा, देवीधुरा। शायद आप यही वाला पूछ रहे होंगे मुझसे, देवीधुरा वाला। ठीक, 2004 में, सॉरी 204 जो है कप मार्क्स की खोज की है। तो यहाँ पर अगर आपका महासम संस्कृति आएगा तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, महासम संस्कृति से संबंधित आएगा तो वो भी आपके क्या है, कप मार्क्स से ही है, जो कि 204 जो है इसमें खोजे गए थे। ठीक, अब इसके बाद जो है यहाँ पर पूरे क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं कि कप मार्क्स जो है कितने टाइप के हैं, या आपसे ये पूछे कि महासम संस्कृति से संबंधित कप मार्क्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कितने भागों में डिवाइड किया है, कितने प्रकार के महासम संस्कृति के आपके यहाँ पर कप मार्क्स मिले हैं, तो ये 7 प्रकार के हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपके कितने प्रकार के हैं, टोटल 7 प्रकार के कप मार्क्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान देना। ठीक, इसके बाद देखिए आप रॉबर्ट कार्नक वाला हमारा हो गया। इसी के साथ अगर कप मार्क्स में से आपका एक और अगर क्वेश्चन अगर आपका पूरा कप मार्क्स वाले में आता है, वैसे तो उत्तराखंड के ऑलमोस्ट प्लेसेस में आप मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कप मार्क्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जिन जगहों पर कोई जो आपके पुरातत्व से संबंधित कोई वहाँ पर गया हो, उन्हें बुक्स में प्लेस मिली है, वो चीज़ तो आपकी हाईलाइट हो गई, अदरवाइज नहीं हुई। अदरवाइज आप देखेंगे गांव में जाएंगे तो हर मंदिरों में ही आपको कप मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं में एक नाम आता है आपका मेहरू उडियार का। ठीक है, आपका नाम आता है एक मेहरू उडियार। मेहरू उडियार। अब ये मेहरू उडियार कहाँ है? मेहरू उडियार है आपका रामगंगा घाटी, रामगंगा घाटी, ये आपका है अल्मोड़ा। ठीक, अल्मोड़ा में। अब यहाँ पर भी जो है आपके कप मार्क्स की खोज हुई। अब यहाँ पर कितने कप मार्क्स की खोज हुई है? यहाँ पर हुई है आपकी 73 कप मार्क्स की खोज। ठीक है, और खोज किसने की है? यशोधर मठपाल ने। ठीक है, तो रामगंगा घाटी मेहरू उडियार से जो है आपके 73
कप मार्क्स की खोज हुई है और खोजकर्ता कौन है आपके? खोजकर्ता हैं आपके डॉक्टर यशोधर मठपाल। ठीक है, तो यशोधर मठपाल ने 73 कप मार्क्स की खोज कहाँ पर की है? मेहरू उडियार की। मेहरू उडियार को मैं यहीं पर ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, अभी ये आपके रॉक एंड शेल्टर्स में भी आएगा, तो यहीं पर ही देख लेते हैं इसको। मेहरू उडियार में देखिए आपको एक चीज और देखने मिलेगी, तो आपको हो सकता है आपसे ये पूछा जाएगा कि महापाषाण कालीन समाधान जो है किन किन स्थानों से प्राप्त हुए। एक तो हमको मलारी गांव से प्राप्त हुआ था, एक ये आपका मेहरू उडियार है, यहाँ से भी हमको महापाषाण कालीन समाधान देखने को मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें और क्या मिला था? महापाषाण कालीन समाधान। ठीक, तो यहाँ पर मेहरू उडियार रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में 73 कप मार्क्स की खोज जो है यशोधर मठपाल द्वारा की गई, और यहाँ पर महापाषाणकालीन समाधान भी हमको मिलती है। ठीक है, अब देखिए अब हम जो हमारे रॉक शेल्टर्स हैं या फिर केव हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे से आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मोस्टली जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, रॉक शेल्टर्स तथा केव से। ठीक है, अब रॉक शेल्टर्स और केव में क्या अंतर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि रॉक शेल्टर और केव में क्या अंतर है, तो देखिए रॉक शेल्टर क्या है? रॉक शेल्टर में केवल आपकी पत्थर की छत होगी और उसके किनारे, यानी आपके किनारे से वॉल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसे तो हम कहेंगे कि आपका रॉक शेल्टर्स। ठीक है, केवल छत होगी यहाँ पर, जैसे लाखू उडियार है आपका रॉक शेल्टर्स है। ठीक है, और केव क्या है? केव में क्या होगा? आपको अंदर जाके, यानी गुफा जिसे हम बोलते हैं, केव में आपका अंदर जाएंगे, आपकी छत तो होगी, छत के साथ साथ आपके जैसे रूम होते हैं उसी तरीके से आप अंदर को जाके वहाँ प्रॉपरली रह सकते हैं। यानी कि आपका जो केव है वो इसी का ही, रॉक शेल्टर्स का ब्रॉड रूप है। ठीक है, तो ये आपका रॉक शेल्टर्स और केव में आपका क्या हो गया? अंतर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं लाखू उडियार। अब लाखू उडियार, लाखू उडियार की जो खोज है इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद जोशी या महेश्वर प्रसाद जोशी जी को 1968 में दिया जाता है। अब देखिए जो आपका बाड़ेछिना है ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो हम अल्मोड़ा देखेंगे। अल्मोड़ा कहाँ पर है हमारा? अल्मोड़ा को समझने के लिए देखिए, अल्मोड़ा आपकी दो नदियां हैं। एक नदी है आपकी कौशिकी नदी, कौशिकी, ठीक, और एक नदी है आपकी सालमली। दूसरी नदी कौन सी है? सालमली नदी है। इन दोनों के बीच में एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी में है आपका अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा। अब ये कहाँ कहा गया है? ये कहा गया है, ये आपका कहा गया है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के मानस खंड में, स्कंद पुराण के मानस खंड में ये बात कही गई है कि कौशिकी नदी और सालमली नदी के बीच में एक पहाड़ी है, वहां पर अल्मोड़ा स्थित है। अब देखिए ये मैंने अल्मोड़ा, ये आपका उत्तराखंड का मैप है और ये आपका अल्मोड़ा है। तो ये अल्मोड़ा कहाँ पर है? आपका कौशिकी और सालमली नदी के तट पर, सालमली नदी के बीच में स्थित है। कौशिकी नदी वर्तमान की कौन सी नदी है? आपकी कोसी नदी है, और जो आपकी सालमली है ये कौन सी नदी है? सुयाल नदी है। अब आप सोचोगे कि इतनी बड़ी स्टोरी क्यों सुनाई? स्टोरी इसलिए सुनाई कि जो आपका लाखू उडियार है ये सालमली नदी के, लाखू उडियार जो है आपका, ये है आपका सालमली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सालमली नदी के नहीं सॉरी, जो आपका वर्तमान की सुयाल नदी है इसके तट पर आपका लाखू उडियार स्थित है। अब देखिए लाखू उडियार की एक लोकेशन तो ये होगी, ये अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर स्थित है। दूसरी लोकेशन कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, पिथौरागढ़
पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, मोटर मार्ग, मोटर मार्ग में ये स्थित है आपका लाखू उड्यार। अब लाखू उड्यार हमारा क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है? अगर हम रॉक शेल्टर्स या केव की बात करते तो इसमें दो प्रमुख जिले हैं हमारे, एक चमोली और अल्मोड़ा, इसमें से ही आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है हुडली भी पूछ लेता है कभी कभार, और तो इनको हमें देखना होगा। तो लाखू उड्यार पहले हम देखते हैं। देखिए कैसा है आपका लाखू उड्यार। देखिए लाखू उड्यार के जो शैल चित्र हैं इस तरीके से। लाखू उड्यार का जो प्रॉपर था पिक्चर शायद इसमें है या नहीं, देख लेती हूँ। ओके, वो तो पिक्चर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो चलो इसी से ही देख लेते हैं। लाखू उड्यार जो है आपका इस तरीके से, एक पत्थर है ऊपर से, ठीक है, यूं यूं आपके पत्थर जैसे ऊपर से जैसे छाता रखी होती है वैसा है, या आप कह सकते हो नाक का फन होता है ना यूं, हाँ ये एग्जैक्ट ये है, ये आपका नाक का फन होता है। तो इस तरीके से आपका लाखू उड्यार है, और लाखू उड्यार को नाग फन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लाखू उड्यार में देखिए, अब जो लाखू उड्यार है आपका, इसलिए तो मैंने आपको बता दिया है कि इसकी जो खोज है वो किसने की है? महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने। कब की है? 1968 में इसकी खोज की। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताती हूँ। लाखू उड्यार में बहुत तरीके के चित्र हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले तो जो लाखू उड्यार की जो थीम है, यानी कि यहाँ की जो चित्र हैं, जैसे आपके अल्मोड़ा वाले जितने भी चित्र हैं, एक जनरल कॉन्सेप्ट मान के चलिए कि अल्मोड़ा के जितने भी आपके शैल चित्र हैं वो कैसे हैं? उसमें आपके डांस है, नृत्य करते हुए लोग, यानी कि डांसिंग पर्सन उसमें दिखाए गए हैं, डांस करते हुए लोग उसमें दिखाए गए हैं। लेकिन वही चमोली में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो शैलाश्रय में जो चित्र हैं वो आपके शिकार करते हुए लोग दिखाई देंगे। ये तो एक क्या है, बेसिक आप कह सकते हैं सबका निचोड़ है कि ऑलमोस्ट जो आपके रॉक शेल्टर्स हैं या केव हैं इनमें इस तरीके के चित्र आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए लाखू उड्यार में क्या है आपके, इसमें 34 लोग एक तरफ और इसके अलावा 24 लोग एक तरफ जो है नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए लोग। ये अल्मोड़ा के सबकी ही थीम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आपके 34 लोग एक तरफ है और 28 लोग दूसरी तरफ जो है इसमें डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। इसके अलावा ये तो डांस करते हुए 34 एक साइड है, 28 एक साइड है। इसके अलावा 6 लोगों को जानवरों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। 6 लोगों को जानवरों का पीछा करते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो शैल चित्र हैं, इनका जो रंग है वो कैसा है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। शैल चित्रों का रंग जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इनमें किया गया है। रंगों का प्रयोग यानी जो नेचुरल कलर्स हैं इनका यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर जो ड्रॉ बनाए गए हैं इसमें आपके ह्यूमन बॉडी तो है, डांस करते हुए लोग हैं, एनिमल यहाँ पर हैं, ठीक है, जैसे इसमें छिपकली है, सुअर है, जंगली लोमड़ी है, इस तरीके के चित्र हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी कि ज्यामितीय आकृतियां भी यहाँ पर बनाई गई हैं। कैसी आकृतियां? ज्यामितिक यानी ज्यामितिक आकृतियां भी बनाई गई हैं। अब देखिए ज्यामितीय आकृति से मतलब क्या है आपका, यहाँ पर दिख रही होंगी, जैसे आपको ऐसे
यहाँ पर लहरदार लाइनें दिख रही होंगी, इस तरीके से लहरदार लाइनें बनी हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपके ऐसे आड़ी तिरछी लाइनें भी आपको दिख रही होंगी इस तरीके से, कहीं पर डॉट किया हुआ है, कहीं पर ऐसी लाइनें हैं, कहीं पर ऐसी लाइनें हैं, कहीं पर ऐसे हैं, कहीं पर ट्राइंगल बनाया गया है, स्क्वायर बनाया गया है, रेक्टेंगल बनाया गया है, ट्राइंगल, ठीक है। इसके अलावा जो है सर्किल बनाए गए हैं। तो इस तरीके की जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर इतने सारे तरीके के चित्र बनाए हैं, इतने टाइप के यहाँ पर ड्रॉ बनाए गए हैं, पिक्चर बनाए गए हैं कि इसको जो है यहाँ पर कहा जाता है कि लाख से ज़्यादा चित्र होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, लाखों उड्यार कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपके कि लाख से ज़्यादा चित्र होने के कारण इसको क्या कहा जा रहा है, लाखों उड्यार कहा जा रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ का नाम लाखों उड्यार पड़ गया। और इतने सारे चित्रों का कॉम्बिनेशन, इतने सारे पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन होने की वजह से इसे उत्तराखंड के शैलाश्रयों का संग्रहालय यानी म्यूजियम कहा जाता है। उत्तराखंड के शैलाश्रयों का संग्रहालय इसे कहा जाता है, नंबर 1 बात। नंबर 2, उत्तराखंड की शैलाश्रय से संबंधित पहली खोज कही जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, पुरातत्व से संबंधित पहली खोज आएगा तो हैनवुड होगा, शैलाश्रय उत्तराखंड में शैलाश्रयों से संबंधित पहली खोज आएगा तो क्या होगा आपका, लाखों उड्यार, ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं, उत्तराखंड की शैलाश्रयों से संबंधित, शैलाश्रयों से संबंधित पहली खोज है ये, ठीक है। और दूसरे से क्या कहा जाता है, उत्तराखंड के शैल चित्रों का संग्रहालय यानी म्यूजियम। रॉक पिक्चर्स का क्या कहा जाता है, इसे म्यूजियम कहा जाता है। उत्तराखंड के शैल चित्रों का संग्रहालय भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके इनमें स्टार कर लेंगे आप। ये आपका स्टार थीम यहाँ पर नेचुरल कलर। वैसे आपके लाखों उड्यार से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, इसमें जो यहाँ जो लाखों उड्यार के जो चित्र हैं, तो इन चित्रों में एक विशेष वस्त्र को यानी कि एक विशेष पोशाक पहनी गई है, एक विशेष पोशाक को दर्शाया गया है, और जिसे हम क्या कहते हैं, लबादा हम इसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखेंगे तो लबादा ही लिखेंगे, लबादा ही इसे कहेंगे। ये एक तरीके का आपका क्या है, ओवरकोट आप कह सकते हैं, टाइप ऑफ ओवरकोट आप इसको कह सकते हो, ठीक है। इसको भी आप स्टार्ट कर लेना कि लाखों उड्यार में जो पहना गया जो आपकी पोशाक है उसको क्या कहा जाता है, उसको स्थानीय भाषा में लबादा कहा जाता है, ठीक है। अब ये तो आपका लाखों उड्यार से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। इसमें शैलाश्रय से संबंधित पहली खोज है, किसने की, महेश्वर प्रसाद जोशी ने की। कब की, 1968 में की। इसके अलावा यहाँ पर लाख से अधिक चित्र होने की वजह से इसे लाखों उड्यार कहा जाता है। यहाँ पर और आकृतियों के समान जो हैं के अलावा जियोमेट्रिकल शेप्स यानी आपके ज्यामिति जो आकृतियां हैं उनको भी दर्शाया गया है। यहाँ पर जो शैल चित्र हैं उनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इनका कलर जो है और शैलाश्रयों के कंपैरिजन में थोड़ा डल है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक कलर का यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोशाक पहनी गई है उसे क्या कहा गया है, लबादा कहा गया है, ठीक। अब देखिए अगला हम देखते हैं, अगला है फड़का नौला पेटसाल। अब देखिए आप अगर लाखों उड्यार की लोकेशन देखेंगे तो जहाँ पर लाखों उड्यार है तो लाखों उड्यार के लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपका फड़का नौला है। और वहीं पर अगर पेटसाल की बात करें तो 2 किलोमीटर की दूरी में, यानी फड़का नौला जो है आपका 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में है और पेटसाल जो है आपके 2 किलोमीटर की दूरी में कहाँ से है, लाखों उड्यार से आपके नज़दीक है। अब देखिए ये सारे आपके कहाँ पर हैं,
अल्मोड़ा के हैं ये, ठीक है। अल्मोड़ा के। अब फड़का नौला की अगर हम बात करते हैं तो फड़का नौला और पेटसाल ये दोनों ही शैलाश्रय जो है इनकी खोज किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा की गई है। जो आपका फड़का नौला है, फड़का नौला में भी जो चित्र हैं ये धुंधले से हैं आपके, फड़का नौला के जो चित्र हैं आपके धुंधले हैं, लेकिन इसमें जो है चित्रों के फीचर्स क्या हैं? इसमें एक तो आपके ह्यूमन फीचर्स इसमें दिखाए गए हैं, एक रो में जो है आपके ग्रुप ऑफ ह्यूमंस आप कह सकते हैं ये खड़े हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। और ग्रुप ऑफ ह्यूमन इन स्टैंडिंग पोजीशन आप कह सकते हैं कि लोगों को खड़े हुए जो है, खड़ा हुआ जो है इसमें दर्शाया गया है। तो 3 तरीके से चित्र इसमें दर्शाया गया है। तो फड़का नौला जो है इतने डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है, इसमें केवल ये पूछा जाएगा आपसे कि फड़का नौला की खोज जो है, ये शैलाश्रय की खोज किसने की है? तो डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की है, ठीक है। और ये लाखों डियार से कितनी दूरी में है? 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। अब आता है आपका पेटसाल। पेटसाल जो है इसकी खोज भी डॉक्टर यशोधर मठपाल ने आपके 1989 में की। अब पेटसाल की खास बात क्या है इस पर हम डिस्कस करते हैं। पेटसाल यहाँ पर थे आपके 2 शैलाश्रय, 2 शैलाश्रय यानी रॉक शेल्टर्स थे यहाँ पर, 2 शैलाश्रय, ठीक। अब 2 शैलाश्रय थे, इनमें से जो एक शैलाश्रय था ये स्थानीय पत्थर निकालने वाले लोगों ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन्हें इसका महत्व पता नहीं होगा, क्योंकि आज तो हम इसे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के रूप में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उन्हें जानकारी के अभाव की वजह से स्थानीय पत्थर निकालने वाले लोगों ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरा जो शैलाश्रय है, ठीक है, जो सेकेंड आपका शैलाश्रय है, इससे जो है हमें यहाँ के बारे में पता चलता है। अब इसकी खोज भी जो है किसके द्वारा की गई थी? यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। इनका जो रंग है, इनका जो शैल चित्रों का जो रंग है ये कत्थई, यानी आप कह सकते हैं रेड का जो थोड़ा गहरा कलर होता है, कत्थई कलर का यहाँ पर यूज किया गया है। और इसमें मानव आकृतियां बनाई गई हैं। में एक शंख आलेख भी मिला है। हाँ जी, इसमें जो है आपका शंख आलेख भी मिला है। फड़का नौला में आपका शंख आलेख भी मिला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। अभी क्योंकि हम जो है यहाँ पर रॉक शेल्टर्स और इसकी बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने अभी ये शंख आलेख नहीं बताया था। अभी आपके जैसे शंख आलेख हैं और या फिर जो आपका आदि ऐतिहासिक काल आएगा तो इसमें आपके बहुत सारे एडिक्ट हैं, तो वहाँ पर जो है हम इन सब की डिस्कस करेंगे, ठीक है मयंक। अब इसके बाद इसमें देखिए ज्यादा कुछ नहीं देखना है। पेटसाल में आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पेटसाल में जो है हाँ वो कौन सा शैलाश्रय है जिसमें स्थानीय लोगों ने जो है इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, जानकारी के अभाव में, ये आपका पेटसाल आ जाएगा। किस कलर का यूज किया गया है? कत्थई कलर का यूज किया गया है। इसके अलावा किसने की है? डॉक्टर यशोधर मठपाल ने किया गया है। बस इतना ही इसमें आपसे पूछा जाना है, ठीक। अब इसके बाद अगला कसार देवी, अगर हम देखें कसार देवी की अगर हम बात करते हैं तो कसार देवी आपका क्या है? अल्मोड़ा में है स्थित है। इस शैल चित्र में आपको नृत्य करते हुए लोगों को दर्शाया गया है, यानी कसार देवी में आपका क्या है? नृत्य करते हुए लोग। बस जो थीम है अल्मोड़ा वाले शेल्टर, जो आपके रॉक शेल्टर्स हैं उनकी जो थीम है वही यहाँ पर भी है, नृत्य करते हुए लोगों को दर्शाया गया है, ठीक है। इसके अलावा अल्मोड़ा में अगर आप देखेंगे फलसीमा, लुई थाप, कसार देवी, काली माटी, मल्ला पैनाली, ये सारे आपके रॉक शेल्टर्स भी यहाँ पर हैं। अब देखिए इनमें लुई थाप की अगर हम बात करें तो लुई थाप में आप देखेंगे कि इस तरीके से जो मानव आकृतियां हैं आपको लगभग इस तरीके से दिखती हैं यहाँ पर, जैसे ऐसे, फिर यहाँ पर दूसरा होगा तो इसके हाथ ऐसे, इस तरीके से आपको दिखाएंगे, यानी एक ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये देखिए इस तरीके से आपको, ये डार्क नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये पैर हैं, बस इसी कॉम्बिनेशन में, इसी सीक्वेंस में जो है यहाँ पर आपके ड्रॉ बने हुए हैं, ठीक है। ये लुई थाप है, ठीक है। अब लुई थाप में ये आपके चित्र तो आपको दिख ही रहे हैं। तो लुई थाप में क्या है, जो पिक्चर्स की जो थीम है, पिक्चर की थीम्स क्या है? हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए लोग। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है केवल यही बताऊंगी, थीम क्या है इसमें? हाथ में
हाथ डालकर नृत्य करते लोग। ठीक है, तो ये आपकी लुएथाप की थीम है। इसके अलावा अब यहाँ पर हटवाल घोड़ा आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर जो है पिक्चर इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, इस तरीके से दो सींग वाला कुछ एनिमल ऐसे शो किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको एनिमल शो किया गया है। यहाँ पर भी जो भी एनिमल शो किया गया है उसकी दो सींगों को ऐसे प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर जो भी चित्र दिए गए हैं, तो जो इसकी थीम हो जाएगी, यानी हटवाल घोड़ा वाली जो थीम हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, सींगों के मुखौटे वाले चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, सींगों वाले मुखौटों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा भैंस जैसी आकृति वाले चित्र, यानी जानवर जो है, बड़े बड़े आकार के जो आपके जानवर होते हैं, उन जानवरों को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर चमोली में स्थित जो है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो आपके शैलाश्रय आपके स्थित हैं या रॉक शेल्टर्स हैं आपके, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर है गोरखा उडियार। गोरखा उडियार के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब गोरखों के साथ गढ़वाल में जब गोरखाओं ने आक्रमण किया था, तो उन्होंने गढ़वाली लोगों को जो है लूट कर, जो लूटपाट का जो सारा धन था वो कहाँ छुपा दिया था, गोरखा उडियार में छुपा दिया गया था। लेकिन बाद में जब इसकी खोजबीन की गई तो वहाँ से ऐसा कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ, बस ये केवल जनश्रुतियाँ थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो गोरखा उडियार है ये क्या है, एक गुफा है। ठीक है, ये क्या है आपकी गुफा यानी केव है। इसकी खोज का श्रेय जो है राकेश भट्ट को जाता है। ईयर जो है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ईयर के बारे में कंफर्म नहीं है। ठीक है, किसको जाता है खोज का श्रेय, राकेश भट्ट को दिया जाता है। ठीक है, लोकेशन कहाँ पर है, अलकनंदा घाटी में डुंगरी गांव में जो है आपका लाखों उडियार स्थित है। अब यहाँ पर जो है ये शैलचित्र जो है आपके, जो लाखों उडियार है, लाखों उडियार से ज्यादा डार्क कलर के हैं। ठीक है, चमकदार चित्र आप कह सकते हैं, चमकदार चित्र यहाँ पर हैं आपके, और लाखों उडियार से अधिक चमकदार। ठीक है, लाखों उडियार से अधिक चमकदार हैं। और ये जो आपके गोरखा उडियार के जो चित्र हैं, उत्तराखंड के जितने भी शैल चित्र हैं उनमें सबसे ज्यादा सुंदर चित्र हैं। ठीक है, उत्तराखंड के सबसे आकर्षक शैल चित्र। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चित्र किस आकृति के हैं, मानव चित्र जो है त्रिशूल की आकृति के बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर कितने लोगों को दर्शाया गया है, यहाँ की जो थीम है वो है शिकार करते हुए लोग। ठीक है, तो शैलाश्रय की जो थीम है चमोली के सारे, वो क्या है, शिकार करते हुए लोग, शिकार करते हुए लोग। अब यहाँ पर कितने लोगों को दर्शाया गया है, यहाँ पर जो है 41 आपके ड्रॉ बनाए गए हैं, जिसमें 33 मानव आकृति हैं और 8 जानवर हैं। ठीक है, 41 आपके टोटल चित्र हैं। इसमें से 33 जो है आपकी मानव आकृतियां हैं, मानव आकृतियां, और 8 जो है आपके कौन है, एनिमल हैं, जानवरों को इसमें दर्शाया गया है। ठीक, इसके बाद देखिए आज आपकी जो हिस्ट्री वाली क्लास है वो नहीं होगी।
ठीक है, स्टूडेंट भी कम है। मंडे से जो है आपकी हिस्ट्री की क्लास भी कंटिन्यू होगी, यानी 2 क्लास होंगे आपके, आज एक ही क्लास होगी। तो ये टॉपिक भी अब आपका थोड़ा सा ही बचा है, इसको मैं कंप्लीट ही कर देती हूँ, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं थोड़ा बोरिंग भी हैं और इजी ही हैं ये टॉपिक, तो इन टॉपिक पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इन टॉपिक को जो है हम फटाफट निपटाते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ये वाला टॉपिक मैं आपका निपटा ही दूँ। ठीक, तो ये आपका लाखों उड्यार हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं पिंडर नदी घाटी में आपका किमनी गांव है, ये सैलाश्रय है आपका चमोली में ही। तो पिंडर नदी घाटी में आपका ये स्थित है। अब यहाँ पर जो है इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इसमें जो आपके शैल चित्र हैं, इसमें आपसे केवल ये पूछा जाएगा शैल चित्रों का कलर। शैल चित्रों में सफेद रंग का प्रयोग किया गया है, सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर जो है पिक्चर लगाने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मैम को, तो उन्होंने थोड़ा लगा दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे ही। ठीक है, ये है आपके ये वाला। ठीक है, तो इसमें मैं लिख भी देती हूँ आपका, ये जो आपका शैलाश्रय ऐसे सफेद जो है शैल चित्र जो है यहाँ पर आपके मिले थे। ये आपके कौन से हैं, किमनी गांव के हैं ये। किमनी गांव के शैल चित्र। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि सफेद रंगों का प्रयोग कौन से शैल चित्रों में किया गया है। तो यहाँ पर आपके कौन सा कलर किया गया है, सफेद रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये कलर पूछा जाता है कि कौन से कलर का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, अब देखिए हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है आपका मलारी गांव, इसमें से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मलारी गांव, देखिए मलारी गांव में 2002 में आपके हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो हैं कुछ शोधकर्ता यहाँ पर मलारी गांव में गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने देखा मलारी गांव में 2002 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी लिख देती हूँ। ठीक है, गढ़वाल विद्यालय के शोधकर्ता यहाँ पर गए। तो यहाँ पर इन्हें कौन कौन सी चीजें मिली, यहाँ पर इन्हें एक तो 5.2 kg का सोने का मुखावरण मिला, सोने का मुखावरण मिला। दूसरा नरकंकाल, नरकंकाल मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन मिले। देखिए अब जो नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले, ये इनकी तुलना किससे की गई है, पाकिस्तान के स्वात घाटी से जो मिले, जो आपके जो वहां से जो नरकंकाल मिले और मिट्टी के बर्तन मिले उनसे जो है इनकी तुलना की गई है। तो यहाँ पर देखिए ये नरकंकाल है, ये मिट्टी के बर्तन है, तो इनकी तुलना किससे की गई है, तुलना की गई है पाकिस्तान के स्वात घाटी से मिले, घाटी से मिले नरकंकाल, यानी आपके ह्यूमन स्केलेटन, नरकंकाल और मिट्टी के बर्तनों से, मिट्टी के बर्तनों से जो है तुलना की गई है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महापाषाण कालीन जो समाधान है या मिट्टी के बर्तन है ये कहाँ पर मिले हैं। तो ये मलारी में भी आपके मिले हैं, मेहरुडियार में भी मिले हैं। ठीक है, और इसकी तुलना किससे की गई है, स्वात घाटी से की गई है। अब देखिए 1956 में जो है यहाँ पर जो समाधान की जो खोज की है वो किसके द्वारा की गई थी, शिव प्रसाद डवराल द्वारा। यानी कि ये जो खोज की गई है नरकंकाल की खोज जो की गई है 1956 में ही कर दी गई थी, किसके द्वारा, शिव प्रसाद डबराल द्वारा। शिव प्रसाद डबराल द्वारा ये खोज पहले ही कर दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है और राहुल शंकरत्यायन ने उस समय क्या कहा था कि राहुल शंकरत्यायन ने ये कहा गया था कि जो ये कंकाल जो मिल रहे हैं ये इनका संबंध किससे है, खश जाति से है। और राहुल शंकरत्यायन ने
राहुल संकृत्यायन ने इनको किससे संबंधित कहा था? खस जाति से संबंधित कहा था। खस जाति से संबंधित इनको कहा था। ठीक, टॉपिक आपका ये इंपॉर्टेंट है, स्टार पहले ही मार्क कर दिया है मैंने। अब है मेहरू उड्यार। मेहरू उड्यार रामगंगा घाटी, ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर आपके कितने मिले थे आपको? 73 कब मार्क्स। ये बीच में आपका फिर से आपका ये अल्मोड़ा वाला है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अल्मोड़ा का है आपका, ठीक है। ये इस पर हम बात कर चुके हैं पहले। और ये आपका गोरखा उड्यार वाला मैं आपको पिक्चर दिखाना भूल गई थी, तो ये गोरखा उड्यार वाला आपका पिक्चर है, ठीक है। गोरखा उड्यार वाला ये चित्र है। इसमें देखिए ये जो मानव आकृतियां हैं ये पशुओं को हाँकते हुए इसमें दर्शाया गया है। अब इसमें है आपका हुडली। हुडली आपका कहाँ पर है? उत्तर काशी में। ये आपका है उत्तर काशी से संबंधित, उत्तर काशी में है आपका हुडली और यमुना नदी घाटी में। यहाँ पर देखिए आपके इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ के जो चित्रों का कलर है, जो इसमें चित्रों में कलर है ये कौन सा कलर है? तो चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। नीले ब्लू कलर का रंग का प्रयोग जो है आपके उत्तरकाशी के हुडली में स्थित जो शैलाश्रय हैं उसमें इनका प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस टॉपिक को जो है 2 मिनट में मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। अब देखिए इसके अलावा जो है एक रॉक शेल्टर्स और है, वो है आपका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बनकोट में मिली थी मानव की 8 ताम्र मानव आकृतियां, इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बनकोट में, ठीक है। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। बनकोट में मानव की 8 ताम्र मानव आकृतियां, ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। ये अभी अल्मोड़ा संग्रहालय में है। कहां पर है अभी? अल्मोड़ा संग्रहालय, अल्मोड़ा म्यूजियम में रखी गई है, संग्रहालय में इनको रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि मानव की 8 ताम्र मानव आकृतियां कहां से मिली हैं? आपको पिथौरागढ़ के बनकोट से आपको मिली हैं, ठीक है। इसके अलावा नैनीताल में भी एक जगह है मंगोली, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जगह है आपके मंगोली। और लेकिन यहाँ के जो चित्र हैं इसमें धुंधले चित्र दिखाए गए हैं, धुंधले से, ठीक है। धुंधले चित्र यहाँ पर है, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो एनवायरमेंटल चेंज है, बारिश आती है, धूप होती है, इन सब चीज़ों की वजह से ये सारे जो है चित्र धुंधले पड़ गए होंगे। अब लास्ट जो है इन रॉक शेल्टर्स में जो ये चित्र बनाए गए हैं, पिक्चर बनाए गए हैं, तो उसके लिए आदि जाति ने कुछ ना कुछ इक्विपमेंट यूज किए ही होंगे। तो ये इक्विपमेंट में इसमें आपके देखिए हैंड एक्स है, शूर है यानी चॉपर्स है, खुरचनी है, स्कारपर्स हैं, छिद्रक हैं, बोरर्स हैं, चीरक हैं, क्लेवर्स हैं, ठीक है, छेनी है। ये सारे जो टूल्स हैं जो है इनको यूज किया गया था। और इसमें जो है एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, उत्तराखंड में प्राप्त होने वाला पहला लौह फलक, पहला आपका लौह उपकरण कौन सा है? उत्तराखंड से प्राप्त पहला लौह उपकरण, ठीक है, ये है आपका लौह फलक, ठीक है। लौह फलक क्या है आपका? एक कुल्हाड़ी के शेप का इक्विपमेंट है जिसे उस समय के आदि मानव जो है शिकार इत्यादि के लिए यूज करते थे। लौह फलक क्या है आपकी? एक तरीके की आप कह सकते हैं कुल्हाड़ी यानी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारा प्रागैतिहासिक काल में जो आपके रॉक शेल्टर्स और केव हैं ये कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे। थैंक यू।